मैंने ये चैनल शुरू किया और लगभग 24 दिनों के भीतर मैंने 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया। मुझे अभी अभी मुद्रीकृत किया गया है, ये बस हो गया और ये बहुत ही मिले अद्भुत क्रिस है। माइल्स से, एक साइड हसलर जिन्होंने यूट्यूब के सबसे प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में से एक में सफलता पाई। तो उन्होंने शून्य से 24 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर तक कैसे पहुंचे। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपका यह चैनल जिसे आपने शुरू किया था डिलीट हो गया है। क्या कदम होंगे जिन्हें आप नए चैनल बनाने और वापस आने के लिए हाँ, उठाएंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो मैं करूंगा वो है ऐसा विषय चुनना जो मुझे पसंद हो। ये उन चीज़ों में से एक है जिसकी आपको हमेशा चिंता होती है, क्योंकि जब आप एक नीच दुनिया में आप जहां भी हैं उस पर निर्भर करता है, चुनने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस पर लगाए जाने वाले प्रयास की मात्रा के कारण आपको सुनिश्चित होना चाहिए कि यह काम करेगा। मुझे लगता है कि मुख्य चीज़ जो मैं देखता हूँ वह इसका मोनेटाइजेशन पहलू है। मैं इससे पैसे कैसे कमाऊंगा। तो बस एक उदाहरण देने के लिए, मैंने उद्योग में अन्य लोगों को देखा है उस क्षेत्र में जो यूट्यूब पार्टी के बाहर पैसे कमा रहे थे प्रोग्राम में। वे रिज्यूमे टेम्पलेट्स बना रहे थे, वे वीडियो बना रहे थे कि यूट्यूब पर कैसे बढ़ें। वे लोग साइड हॉसल टाइप कंटेंट के साथ सफल होने का तरीका बना रहे थे और वे इसमें सफल हो रहे थे। तो मैंने सोचा ठीक है, एक दर्शक वर्ग है जो इस चीज को खरीदना चाहता है और मैं इसे मुद्रीकृत कर सकता हूँ, है या नहीं। या नहीं तो यूट्यूब विज्ञापन मुझे पैसे दे या ना दे। अगर नीश में ये पहलू नहीं है तो मैं उससे दूर रहूंगा। एक चीज जो आप कर सकते हैं वह है देखना कि वहां प्रतियोगिता है या नहीं। कई बार लोग प्रतियोगिता से डरते हैं। आपको प्रतियोगिता से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि वहां ट्रैफिक है जिसे पाया जा सकता है। आपको बस इसके लिए मूल्य प्रदान करने का एक तरीका खोजना है, एक अनोखा अंदाज जो सिर्फ आपका हो। ऑनलाइन पैसे कमाना, स्वास्थ्य या रिश्ते, ये कुछ सबसे बड़े नीचेस होने वाले हैं जिनमें आप आ सकते हैं, क्योंकि इस ग्रह पर लगभग हर इंसान को इनमें से किसी एक चीज का मुद्दा क्या होता है। आपको लगता है कि कभी प्रतियोगिता बहुत अधिक हो ये सकती निर्भर है? करता है। वास्तव में इसके सही होने का कोई ऑनलाइन तरीका नहीं है, बस कुछ सामग्री डालें और देखें क्या होता है। मेरा इस चैनल के साथ लक्ष्य 20-30 वीडियो बनाना था और यह देखना था कि क्या होता है। सौभाग्य से लगभग 9 से 10 वीडियो के भीतर मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर थे। मेरे लिए यह अवधारणा को साबित करता है और मैं इसमें और अधिक समय और प्रयास ये लगाऊंगा। सब करने के बाद आप कहेंगे कि 24 दिनों में शून्य से 1000 सब्सक्राइबर पाने के लिए आपका अगला कदम क्या मुझे होगा? लगता है कि जो बड़ी बात है वह ये है कि कहानी को वीडियो में शामिल करने में सक्षम होना। सच कहूं तो मैं लंबे समय तक इसके साथ संघर्ष करता रहा, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहानी को वीडियो में कैसे शामिल किया जाए। कुछ वीडियो के साथ, क्योंकि ये बहुत ही सीधे और सीधे बिंदु पर जानकारी थी। लेकिन जानकारी एक वस्तु है ना। आप कहीं भी जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो जानकारी को खास बनाता है वह है उसमें किसी प्रकार की कहानी डालना। मैंने मैथ्यू डिक की स्टोरी वर्दी नामक पुस्तक पढ़ी। उसमें उन्होंने लिखा है कि आपको लगभग हर रोज बैठकर यह लिखना चाहिए कि आपके दिन में क्या हुआ, ताकि आपके पास हमेशा कहानियों का संग्रह हो जिसे आप किसी विशेष परिस्थिति में वापस ला सकें। तो मेरे पास यह ये लंबा अच्छी, और पुस्तकालय कभी है। कभी जब दिन के बीच में मुझे 10 साल पहले हुई घटना की याद आती है जो तब से मैंने कभी नहीं सोची, तो मैं इसे जरूर लिखूंगा, क्योंकि मैं इसे बाद में किसी वीडियो में उपयोग कर सकता हूं अगर मुझे किसी बिंदु पर चर्चा या प्रमाणित करने की जरूरत हो। एक बात जो मैं बहुत सारी वीडियो में करता हूं वह है विभिन्न प्रकार के साइड हसल्स को समझाना। तो बहुत कम होता है कि मेरे पास ऐसा कुछ लाइनर हो। की तरह एक आख्यानिक कहानी पर हुई आता। मैं सामान्य रूप से इन सुबह अच्छे साथ सेटल कर रहा हूँ, तो मेरे पास 7 छुट्टी खाने उसकी हैं। सही खाने प्राप्त करने में वास्तव में सहायक होता है रिटेंशन। तो मुझे यकीन है कि आप सभी ने वे वीडियो देखे होंगे जहां वे कहते हैं कि ये बास्केटबॉल में सबसे पागल शॉट्स हैं, लेकिन वे और अधिक पागल होते जाते हैं या ऐसा ही कुछ। और आमतौर पर जब आप अपना कंटेंट बना रहे होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। मैं सिर्फ 7 यादृच्छिक साइड हसल नहीं चुनता और फिर उन्हें वीडियो में कहीं भी नहीं डालता। मैं उन सभी के बीच कुछ प्रकार की लाइन डालने की कोशिश करूंगा जहां ये वे हैं जिनसे आप थोड़े पैसे कमाने वाले हैं, लेकिन यहाँ वाले आप बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। तो इसे तोड़कर मैं वीडियो के भीतर विभिन्न कृत्यों का निर्माण कर रहा हूँ, कह सकते हैं, जहाँ चीजें, परिचय और फिर सेटअप और फिर वास्तविक उत्कर्ष और समाधान लेकिन होते अगले हैं। बिंदु पर जाने से पहले जाहिर है कि मुद्रीकरण करना बहुत काम की बात है, तो आओ जल्दी से ये जान लें कि पहली बार मुद्रीकरण क्यों करना चाहिए। सबसे पहले मुद्रीकृत होने पर आप विज्ञापनों के माध्यम से पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। मेरे एक अध्ययन के अनुसार औसतन आपको 1000 दृश्यों पर लगभग 6 मिलेंगे। आप चैनल सदस्यता भी चालू कर सकते हैं जो पर्टियन की तरह है, जहां आपके प्रशंसक सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको मासिक शुल्क दे सकते हैं। और मर्चेंडाइज की बात करें तो मुझे आज के प्रायोजक डॉट स्टोर डोमेन्स का धन्यवाद करना है। जब अपने स्टोर्स को ब्रांड करने की बात आती है तो अधिकतर क्रिएटर्स उलझाने वाले यूआरएल्स का इस्तेमाल करते हैं जो एंड गेम से भी लंबे होते हैं और उनके दर्शकों को भ्रमित करते हैं। और इसलिए अब मिस्टर बीस्ट, डूड परफेक्ट, जैक किंग या यहां तक कि मैं भी डॉट स्टोर डोमेन्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पष्ट हो कि आप इस वेबसाइट पर कुछ बेच रहे हैं। डॉट स्टोर डोमेन का इस्तेमाल करने वाली वेबसाइट्स को 2 गुना अधिक सर्च दृश्य मिलते हैं, दृश्यता और 7% तक अधिक ट्रैफिक। एक छोटा और सहज बोध के डॉट स्टोर यूआरएल का प्रशंसकों को याद रखना आसान होता है। तो आज ही अपना डॉट स्टोर डोमेन सिर्फ 99 सेंट्स में मेरे लिंक और कोड का उपयोग करके प्राप्त करें। तो एक बेहतर ब्रांड बनाएं, अधिक बेचें और कुछ कूल क्रिएटर्स के साथ डॉट स्टोर डोमेन प्राप्त करें। अब वापस चलते हैं मिस्टर माइल्स के अगले सुझाव की ओर। समाप्त।
और स्क्रिप्टिंग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर इसमें कहानी के आइडिया आते हैं। मैंने यूट्यूब पर बहुत से लोगों को देखा है और वे कहते हैं, ओ हाँ, बस एक त्वरित रूपरेखा लिखो और फिर सीधे शूट कर लो। मैं अपने स्क्रिप्ट्स को शब्द दर शब्द नहीं लिखता। शब्द के लिए वे थोड़े शब्दाडंबरपूर्ण हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं सिर्फ विचार को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन स्क्रिप्टिंग बड़ी बात है, क्योंकि मैं वास्तव में बैठ सकता हूँ और यह समझने की कोशिश कर सकता हूँ कि ठीक है, मेरी वीडियो के इस विशेष तत्व को मानवीकृत करने के लिए किस प्रकार की कहानी का उपयोग कर सकता हूँ, ताकि मैं लोगों को अधिक समय तक देखता रह सकूं। मैं कहूंगा कि स्क्रिप्टिंग का हिस्सा शायद मेरे लिए सबसे अधिक सहायक रहा है, क्योंकि इससे वीडियो शूटिंग आसान हो जाती है। पहले अगर मेरे पास केवल 2 छोटे वीडियो होते, बुलेट पॉइंट्स, मुझे इसे सही स्वर में कहने से पहले 10 बार कहना पड़ सकता है, जो मैं अंतिम कट के लिए चाहता हूं। हालांकि जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी होती है तो मुझे पहले से पता होता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं वास्तव में तेजी से रिकॉर्ड कर सकता हूं, इसलिए रिकॉर्डिंग में मुझे 90 मिनट लगने के बजाय और फिर मुझे उसे 11 मिनट के वीडियो में काटना पड़ता है। अगर मैं स्क्रिप्टिंग में अधिक समय लगाऊं तो यह नीचे की पंक्ति में हर जगह बचत करता है, और यह वास्तव में व्यूज पाने में भी मदद करता है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसमें और अधिक इरादतन हो सकते हैं। वास्तव में मैं लेट जाता हूं, मैं सब कुछ याद नहीं रख सकता, मैं इस मामले में बहुत खराब हूं। मेरी पत्नी से ही पूछ लो। लेकिन मेरे पास एक स्क्रिप्टिंग वर्कफ्लो है जिसे मैं फॉलो करता हूं, और यह बुनियादी तौर पर रिसर्च उप विषयों के बारे में है, जो शायद हेडलाइंस मुख्य थीम हो सकते हैं। वीडियो के हिस्से मैं बनाना चाहता हूं, फिर एक प्रारंभिक रफ ड्राफ्ट बनाता हूं, उसके बाद मैं स्क्रिप्ट की सफाई करता हूं ताकि उसे नाटकीयता से समझा जा सके, और तभी मैं कुछ अनावश्यक बातें काटता हूं, और फिर मैं इसे दोबारा से करता हूं, जिसे मैं रिटेंशन हुक कहता हूं। हमने पहले इसका थॉट जिक्र किया था, जहां मैं इसे और अधिक खुला बनाने की कोशिश करता हूं। वीडियो में जितने भी लूप्स हो सके मैं डालता हूं, ताकि लोग उसे देखते रहें। केवल उसी हिस्से को देख रहा हूं, और फिर कभी कभी मुझे कुछ चालाक, तो इसे पसंद करें बटन पर हिट करने का तरीका या कुछ और कहें, मैं इसे हमेशा वीडियो में शामिल नहीं करता, लेकिन अगर मुझे एक अच्छा स्थान मिलता है तो मैं इसे डाल सकता हूं। और फिर अगर वीडियो में कोई कॉल टू एक्शन होता है तो मेरे पास एक न्यूज़लेटर है जिसका नाम है योर एक्स्ट्रा पेचेक। तो अगर कोई वीडियो में जाता है तो मैं कह सकता हूं कि मैं कॉल टू एक्शन को कहां रखना चाहता हूं। तो मुझे ये करना पड़ेगा, सुनिश्चित करें कि वीडियो बाकी का हिस्सा अच्छा हो, और फिर वीडियो के बहुत अंत में मैं लोगों से कहूंगा, हे मुझे एक कॉल दें, इस वीडियो को देखें और इसमें थॉट ट्रांजिशन डालें। फिर मैं फाइनल नजर डालता हूं और शूटिंग के लिए तैयार हो जाता हूं। बस इतना ही। यही शायद वो वर्कफ्लो होगा जिसका मैं पालन करता हूँ स्क्रिप्टिंग। और इस तरह मैं यह सुनिश्चित कर पाता हूं कि हर पहलू को छू लूं, बजाय इसे अपनी याददाश्त पर छोड़ने के। एक आंकड़ा जिसे मैं हमेशा बढ़ाना चाहता हूं वह है प्रतिदर्शक दृश्य। अगर किसी वीडियो पर प्रतिदर्शक दृश्य केवल 1 है तो मैं इसे 1.5 तक ले जाना चाहता हूं, अगर मैं कर सकूं। इसका मतलब है कि जो भी इस वीडियो को पाता है वह दूसरा वीडियो भी देखता है, और यूट्यूब इसे पसंद करता है, क्योंकि अगर यूट्यूब देख सकता है कि आपका वीडियो लोगों को लूप में रख रहा है, यूट्यूब पर लंबे समय तक और एक ही वीडियो से आगे बढ़ते हुए वे आपकी चीजें अधिक बार सुझाएंगे। कहानी सुनाने में माहिर होने के बावजूद लोग वीडियो पर क्लिक न करें तो यूट्यूब पर जितनी भी बार उन्हें वीडियो दिखाया जाए उसमें आपकी कहानियां सुनाई नहीं देंगी। औरों ने इस समस्या का कैसे सामना किया? निश्चित रूप से विचार, और फिर थंबनेल और शीर्षक। तो एक चीज जो मैंने की और मुझे ये विचार मिला था, आपसे और कुछ अन्य लोगों से मैंने ये सीखा है कि जरूरी नहीं कि मैं अपने नीचे के पहले से मौजूद लोगों से विषय और विचार लूं, क्योंकि एक कॉपी की कॉपी शायद ही कभी एक कॉपी होती है। यह अच्छा होने वाला है। कभी कभी आपको इसमें कुछ सफलता मिल सकती है, या आपको इसमें सीमित सफलता मिल सकती है, लेकिन एक चीज जो मैंने पाई है वह यह है कि अधिक व्यापक नीचे में जाना, जो शायद परिपक्वता के मामले में थोड़ा उच्च होते हैं। मान लीजिए मैं एक गोल्फ क्लब शुरू कर रहा था, चैनल मैं शायद एक फुटबॉल चैनल देख सकता हूँ, या कुछ ऐसा जो शायद गोल्फ निच से थोड़ा बड़ा हो, और फिर देख सकता हूँ कि वे क्या कर रहे हैं जिससे उन्हें सफलता मिल रही है, और फिर उस विचार को मेरे छोटे निच में लाने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा करने से आमतौर पर आप एक ताज़ा विचार एक ऐसे दर्शक को लाते हैं जो इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन यह विचार पहले से ही प्रमाणित है, क्योंकि ये किसी बड़े मोर्बिड तरीके से वायरल हो गया है। आपके लिए आपको एक अच्छी और साधारण थंबनेल चाहिए। वे सभी मिस्टर बी के थंबनेल नहीं हो सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि यह स्क्रॉल को रोक सके इतना लंबा कि लोग वास्तव में शीर्षक पढ़ेंगे। मेरे विशेष क्षेत्र में, इस क्षेत्र में साइड हॉसल्स के साथ अंततः सबसे सामान्य रूप में काम का मतलब है कि लोग बस पैसे कमाना चाहते हैं, और वे इसे बहुत तेजी से कमाना चाहते हैं। और यह हमेशा यथार्थवादी नहीं होता, लेकिन आमतौर पर यह एक अच्छा विपणन सिद्धांत है कि आपको वही बेचना चाहिए जो सबको चाहिए, आवश्यकताएं, लेकिन इसे उसी में पैकेज करें जो वे चाहते हैं। और ऐसा करने से ये बहुत सहायक होता है, क्योंकि थंबनेल बनाते समय मैं देख सकता हूं कि आमतौर पर एक थंबनेल में क्या काम करता है, और फिर मैं इसे जितनी बार हो सके उतनी बार दोहराने की कोशिश करता हूँ। मेरे नीश में बहुत से लोग थंबनेल के शीर्ष बाईं तरफ उस पैसे की रकम डालते हैं जो वे कमाने वाले हैं, और ये आमतौर पर हरे या सुनहरे रंग में होता है, या जो भी रंग वास्तव में पॉप होता है। तो उस तत्व को मैं अपने थंबनेल में शामिल करना सुनिश्चित करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को ये पसंद आता है, उससे जुड़ते हैं। उस बिंदु पर मुझे बस इतना ही रचनात्मक होना है कि मैं इसे अपने काम में कैसे शामिल करने जा रहा हूँ। थंबनेल में संख्या, मुझे किसी तरह थंबनेल में अपना चेहरा भी शामिल करना पसंद है। समय मैं इसे हर समय नहीं करता, लेकिन शायद 99% समय करता हूँ। यह मुख्य रूप से ब्रांडिंग के लिए है, लेकिन लोग कह सकते हैं, ओह ये क्रिस का एक और वीडियो है, या जो भी। जैसे ही आप उस ब्रांड को बनाते हैं और फिर आप लोगों के बीच वो पहचान प्राप्त करना शुरू कर देते हैं,
आपके क्षेत्र में लोग, ये वास्तव में सहायक है। एक तत्व जिस पर मैं वास्तव में काम कर रहा हूं और बहुत समय लगा रहा हूं वह है विरोधी रंगों का उपयोग करना। मेरे पास एक YouTube चैनल है जिस पर मैं जानबूझकर केवल अपने क्षेत्र के वीडियो देखता हूं, ताकि जब मैं मुख्य पृष्ठ पर ब्राउज करता हूं तो मुझे केवल अपने क्षेत्र के अन्य लोगों के वीडियो ही दिखें। ऐसा करने से कभी कभी मैंने देखा कि इनमें से कई थंबनेल फीके लगते हैं, वे अच्छे नहीं दिखते, बिल्कुल भी पॉप नहीं होता है। इसलिए मैंने अपनी विशेषता में एक चीज तय की है कि मैं थंबनेल में इस्तेमाल किए गए रंगों के साथ थोड़ा और सोच समझ कर रहूं। एक चीज जो मैंने विशेष रूप से की, मैंने अपनी कई सारी तस्वीरें ग्रे टी शर्ट में खींची ताकि मैं फोटोशॉप में आसानी से अपनी टी शर्ट का रंग बदल सकूं या जो भी चाहूं वो कर सकूं। ये अंधेरे रंग की टी शर्ट के साथ करना कठिन होता है बनाम सफेद टी शर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रे टी शर्ट के साथ यह परफेक्ट है। मैं इसे काला या नीला कर सकता हूं, नीला या हरा या नारंगी या जो भी मुझे चाहिए। अरे मैंने 2 मार्केट्स का उपयोग किया है क्योंकि मेरे पास फोटोशॉप का बीटा वर्जन है जो आपको उनकी एआई का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो मैं आमतौर पर अपने चेहरे को वैसा ही रखता हूं। मैं इसे वास्तव में नहीं छूता, लेकिन अपने आप को गर्दन से नीचे तक आउटलाइन करता हूं और एआई को एक नीली शर्ट या कुछ ऐसा जनरेट करने को कहता हूं, और अगर ये अच्छा दिखता है तो मैं इसे भविष्य में उपयोग कर सकता हूं। थंबनेल, मैंने करीब 10 या 15 बार एक ही तस्वीर का उपयोग किया है, लेकिन हर बार एक अलग शर्ट पहनी है। इससे ऐसा लगता है जैसे ये मेरी अलग तस्वीर है या अलग थंबनेल है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग थंबनेल देखते हैं, फिर शीर्षक पढ़ते हैं और शीर्षक तुरंत ही उन्हें बताता है कि उन्हें यह देखना है। वास्तव में मिस्टर बी ने वीडियो में कहा था, आपको ऐसा शीर्षक चाहिए जो इतना अच्छा हो कि लोग बाकी दिन इसके बारे में सोचते रहें, क्योंकि उन्होंने उस पर क्लिक नहीं किया। आपका शीर्षक, जब शीर्षक की बात आती है तो मैं इसे विवरण में लिख देता हूँ। शायद उस शीर्षक का पहला संस्करण, फिर मैं वहां बैठ जाता हूं और इसे 30 या 40 बार फिर से लिखता हूं, बस अलग अलग संस्करण निकालने की कोशिश करता हूं और आखिरकार एक चुन लेता हूं। इसके साथ जाओ तो मैं विचार, थंबनेल और शीर्षक और फिर वीडियो की इंट्रो के साथ आने में बहुत समय बिताता हूं, और फिर मैं शायद इन पहलुओं पर उतना ही समय बिताता हूं जितना बाकी वीडियो पर। तो पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित करने से मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ने में अधिक सहायक होता है और भी तेजी से। आपको कैसे पता चलता है कि आपने कुछ अच्छा पाया है? जैसे आपने बताया था कि आप 30 या 40 टाइटल लिखते हैं और फिर एक चुनते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा चुनना जब है? मैं शीर्षक बना रहा हूं तो मैं कुछ उन्हें लेकर आता हूं और फिर उसके एक संस्करण को बदल देता हूं। उदाहरण के लिए मेरा एक शीर्षक है जिसका नाम है 7 उच्च वेतन वाली रिमोट जॉब्स जो तुरंत हायर कर रही हैं, लेकिन इसका पहला संस्करण ये हो सकता है 7 रिमोट जॉब्स जो अभी हायर कर रही हैं, या नौकरी चाहिए 7 रिमोट जॉब्स जो अभी हायर कर रही हैं, या ऐसा कुछ। तो मैं वहां बैठकर इसके 30 या 40 संस्करण बनाने की कोशिश करता हूं, फिर मैं इसे देखना बंद कर देता हूं और हो सकता है कि अगले दिन इसे नए विचारों के साथ फिर से देखता हूं और कुछ और विचार लाने की कोशिश करता हूं, और फिर वहां से मैं सबसे कम काम के साथ बेहतरीन विचारों की कोशिश करता हूं। टीमक जो बिंदु को स्पष्ट करती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग नजर डालें और कहें ओह मुझे ये देखना चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मेरे शीर्षक 7 से 14 शब्दों से अधिक ना हो। मैं बिल्कुल भी बहुत लंबा नहीं रखना चाहता, बस कुछ ऐसा कि ये एक त्वरित यादा 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 ओह हाँ मुझे ये देखना चाहिए। आप क्या कहेंगे उसके बाद आता है? क्या ऐसे कोई फॉलो अप या अगले कदम है जो आपको एक नए चैनल को शून्य से आगे बढ़ाने के लिए पालन करने हाँ, मैं होंगे? कहूंगा कि वीडियो अच्छे होने चाहिए। मुझे लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ मान लिया गया है कि वीडियो अच्छा है। आपको मूल रूप से अच्छा कंटेंट बनाना सीखना होगा। जैसे मैंने पहले बताया था, मैं शायद विचार, थंबनेल और शीर्षक और हुक और इंट्रो पर असामान्य रूप से ज्यादा समय बिताता हूं, लेकिन वीडियो के बाकी हिस्से को भी अच्छा होना चाहिए, मददगार सुननी, ये फिर भी अच्छा होना चाहिए। यही वह जगह है जहां कहानी बताने की कला आती है। मैं कहूंगा अगर आप इसे उस तरह से देखना चाहते हैं जैसे यूट्यूब देखता है, मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट संतुष्टि देने वाला कंटेंट होता है। 9 बार में से 10 बार आपने शायद एक यूट्यूब वीडियो देखा है और फिर आप शायद ब्राउजर पर वापस आए, स्क्रीन पर आता है और आपसे पूछता है इस सुझाव के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या तुम्हें ये पसंद आया, क्या आपको ये पसंद आया, इसमें क्या अच्छा लगा। वे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपको ये वीडियो देखकर संतुष्टि मिली। मैंने शायद हर मिस्टर बीस्ट या जिमी डोनाल्डसन का यूट्यूब पर किया गया इंटरव्यू देखा है जिसमें वे यूट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। यही बात पैटी गैलोवे के साथ भी है। मैं आपके सभी वीडियो देखता हूं, आप जानते हैं मैं हमेशा ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। जब वे कुछ देखते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि ये काम करेगा, और मुझे लगता है कि पैटी गैलोवे ने वास्तव में कुछ रोचक बात कर रहे हैं। जितने अच्छे वो हैं वो भी गलतियां करते हैं, है ना? तो जरूरी नहीं कि आप इस YouTube भगवान बन जाएंगे जहां आपकी हर चीज सोने में बदल जाएगी। आपके कुछ वीडियो फ्लॉप हो जाएंगे, समझे, उनमें से कुछ अच्छे नहीं चलेंगे। मेरे चैनल पर अभी भी वीडियो हैं जिनके 120 से ज्यादा व्यूज नहीं हैं, व्यूज, और वह वीडियो है जिसका मैंने शायद 8 घंटे बना के बनाया होगा, समझे? तो कुछ लोगों के लिए यह हतोत्साहित करने वाला हो सकता है, ये समझ में भी आता है, लेकिन जब आप YouTube चैनल की वास्तविक इच्छा देखें, यदि वह सच में उठे, न केवल व्यूज और सब्सक्राइबर्स के रूप में बल्कि राजस्व के मामले में भी, समझे, अगर आप देखें कि आप इसमें अभी कितना समय दे रहे हैं और अगर आप ज्यादा मेहनत करें तो ये क्या बन सकता है सही करने के लिए। ये उस एक वीडियो को जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, या शायद उन कुछ वीडियो को जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उस अनुभव से जो आपने सीखा उसे पूरी तरह से सार्थक बना देता है ताकि आप इसे दोबारा न करें।
और फिर आप इसे और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब ये है कि बस बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स देखें कि वे क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर अभी जो काम कर रहा है उसकी कगार पर बने रहें और अपने दर्शकों के लिए उसे दोहराने की पूरी कोशिश करें। मुझे वास्तव में ये पसंद आया कि आपने कहा था जैसे अपने आप का निरीक्षण करें, जैसे देखें कि आप कौन से वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा होने का एक प्रतिबिंब है, क्योंकि शायद बहुत सारा अच्छा सामग्री है लेकिन आप हर एक वीडियो पर क्लिक नहीं करते। तो जब आप किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो अपने आप से पूछें कि आपने उस वीडियो पर क्यों क्लिक किया, और इसे करने के बाद अपने आप का मनोविश्लेषण करने की कोशिश करें, तो खुद को वह क्रिया करने की अनुमति दें। और जब आपने वे कदम उठा लिया तो एक बार पीछे हटकर सोचें, रुकिए मैंने वास्तव में इस वीडियो पे क्लिक क्यों किया, जब मैं अभी 100 अन्य वीडियो को स्क्रॉल कर रहा था। और फिर अंततः आप पैटर्न पहचान पाएंगे, और अगर आप ऐसा सामग्री बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। सैकड़ों अन्य वीडियो में से आप किस पे क्लिक करेंगे तो संभावना है कि अन्य लोग भी उस पे क्लिक आप करेंगे। जानते हैं एक चीज जो मैं और मेरा बेटा अक्सर करते हैं कि हम बस बैठकर मिस्टर बी का नया वीडियो देखते हैं, और कभी कभी जब वीडियो चल रहा होता है मैं उसकी तरफ देखता हूं और मैं देखता हूं क्या उसकी आंखें भटक रही हैं, क्या उसने, आप जानते हैं, मुंह फुलाना शुरू किया, अपने टैबलेट पर खेल रहा है, या वह वास्तव में वीडियो पूरे समय देख रहा है। फिर मैं जिमी को देखता हूं और सोचता हूं अच्छा वह क्या कर रहा था जिससे एक 7 साल का बच्चा भी उसके वीडियो देखता रहता था। ऐसी छोटी चीजें आप इसे अपने दिमाग में समाहित कर लेते हैं। आप इसके बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे जब आप स्क्रिप्टिंग या शूटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि यह वहां है आप इसे अनजाने में शामिल कर सकते हैं, और बस इसे अपने दिमाग में डालने के कारण इसमें बेहतर हो सकते क्या हैं। आपको लगता है कि छोटे क्रिएटर्स कुछ बड़े गलतियां कर रहे हैं जिससे वे अच्छे नतीजे पाने से वंचित रह जाते हैं? कुछ ध्यान में आता है? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि जितना हम विचार, शीर्षक, थंबनेल, हुक और इंट्रो जैसी चीजों पर इतना समय देने की बात कर रहे हैं, मैंने देखा है कि एक बड़ी समस्या यह है कि लोग इसे बहुत अधिक सोचते हैं। मुझे पता है कि यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे अधिक सोचेंगे तो आप खुद को यह काम न करने के लिए मना लेंगे, और मैं यही चाहता हूं कि लोग करें। तो खुद को रोकने के लिए बाहर निकलो और बस करो। यस, आप YouTube के हर पहलू में बहुत अच्छे नहीं होंगे, जो कुछ भी होना है उसमें लाखों चीजें होती हैं, और जब आप एक YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं तो आप नंबर 4 पर होते हैं। तो आप खुद से उम्मीद नहीं कर सकते कि आप हर चीज में एक ही समय में अच्छे होंगे। आपके वीडियोस शुरू में शायद बेकार होंगे, खासकर अगर आपने पहले कभी वीडियो नहीं बनाए हों। तो मैं कहूंगा कि वीडियो बनाओ, और जब आप 50वें वीडियो तक पहुंचेंगे तो पहले वीडियो को देखकर कहेंगे यार मैं कितना बेकार था, वो बेकार था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा किया। मैंने इसे इंटरनेट पर क्यों डाला जानते हैं क्या? मुझे लगता है कि अली अब्दाल का एक दिलचस्प बयान था। उन्होंने कहा पहले आप हर हफ्ते एक वीडियो बनाना चाहते हैं, अब आप हर हफ्ते एक अच्छा वीडियो बनाना चाहते हैं। ये मूलतः उन चरणों का पालन करता है जिनसे आप गुजरना चाहते हैं। ये वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग में कैसे सोचते हैं। आपको क्या करने से रोकेगा? क्या आप बहाने बनाते रहेंगे और कभी शुरू नहीं करेंगे, या आप वास्तव में बाहर निकलेंगे और परवाह नहीं करेंगे कि कोई और क्या सोचता है और बस ये सिर्फ लोगों को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमने थंबनेल्स और टाइटल्स आदि में बहुत समय और प्रयास डालने के बारे में बात की है। व्यावहारिक रूप से अपने दिन को देखते हुए आप कार्रवाई करने और इसमें समय देने के बीच संतुलन कैसे बनाए रखते मैं हैं? उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए समय को रोके रखने की कोशिश करता हूँ। वीडियो की प्रक्रिया में आपके पास विचार होता है, आपके पास पटकथा होती है, आपके पास ये सारी चीजें हैं, और मैं क्या करता हूँ, मैं बस इसे प्लग इन करता हूँ, मैं हेडफोन पहनता हूँ, और आप जानते हैं मैं इसे 1 घंटे के लिए करने जा रहा हूँ। स्कूल और कॉलेज के दिनों में मैं वास्तव में इस ग्रह पर सबसे बड़ा टालमटोल करने वाला व्यक्ति था। मैं एक पेशेवर टालमटोल करने वाला था, समय पर गड्डी डिबादीदी करने वाला, लेकिन मैं हमेशा समय पर सब कुछ जमा करता था, भले ही इसका मतलब होता कि मुझे रात भर जाग कर 10 पन्नों का रिपोर्ट लिखनी पड़ती थी, और इसे समय पर जमा करता था या ऐसा कुछ। लेकिन इसका कारण यह था क्योंकि मेरे पास एक निर्धारित समय अवधि थी, मुझे यह करना था, और मैंने उस समय अवधि में इसे किया। क्या यह हमेशा शानदार था? मुझे नहीं पता कि यह हमेशा अद्भुत था या नहीं, लेकिन मेरे पास अच्छे ग्रेड थे, इसलिए मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया। लेकिन फिर भी आप समय ब्लॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं, और यदि आप उस कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं तो इसे जितना समय चाहिए उतना समय लग जाएगा, होना चाहिए। इसलिए अगर मैं खुद को 8 घंटे देता हूं एक पटकथा लिखने के लिए, तो शायद मुझे 8 घंटे लगेंगे उस पटकथा को लिखने में। लेकिन अगर मैं खुद से कहूं हे मुझे ये 2 घंटे में करना है, तो शायद मैं इसे 2 घंटे में कर दूंगा, क्योंकि मैंने एक समय सीमा निर्धारित की है जब मुझे इसे पूरा अब करना है। सही है कि अगर आप एक समय सीमा निर्धारित करते हैं तो आमतौर पर मानव मन से मानता है, लेकिन अगर आप एक स्क्रिप्ट को 10 मिनट में लिखने की समय सीमा निर्धारित करते हैं बनाम 8 घंटे, तो 8 घंटे वाली शायद बेहतर होगी, भले ही आपने दोनों को पूरा कर लिया हो। आपके लिए जब आप अपना कंटेंट बना रहे होते हैं तो आप किसके लिए समय निकालते हैं और उन चीजों के लिए कितना समय निकालते हैं? हाँ, शायद मैं स्क्रिप्टिंग के लिए समय निकालूंगा, मुख्य रूप से इसलिए कि यह 12 से 15 का पंच है। 15 मिनट का वीडियो स्क्रिप्टिंग में मुझे लगभग 1 घंटा लग सकता है, शायद 2 घंटे, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे कितनी रिसर्च करनी है और इसके लिए एक अच्छी कहानी का आइडिया निकालने में कितना प्रयास करना पड़ता है। फिर कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिन्हें मैं लिखना शुरू करूंगा और फिर मैं एक ब्लॉकिंग पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा।
यदि मुझे लगता है कि मैं इसे पूर्ण नहीं कर सकता तो मैं इस पर काम करना बंद कर दूंगा और फिर दूसरी स्क्रिप्ट शुरू कर दूंगा, जो शायद बहुत बुरी आदत है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है। फिर मैं उस दूसरी स्क्रिप्ट को जल्दी खत्म कर दूंगा और हो सकता है कि वही वीडियो प्रकाशित हो जाए। फिर मैं वापस जाऊंगा और उस स्क्रिप्ट को तुरंत समाप्त कर दूंगा किसी बिंदु पर, और एक बार पटकथा अंत में पूरी हो जाए तो मैं इसे शूट कर सकता हूँ और फिर इसे पूरा कर सकता क्या हूँ। आप शीर्षक या थंबनेल के लिए समय निकालते हैं? क्योंकि जैसा आपने कहा था कि आप उनके लिए कई प्रकारों से गुजरते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आप 300 अलग-अलग शीर्षक बना लें और फिर भी किसी से पूरी तरह संतुष्ट न हों। तो आप वहां प्रयास कैसे संतुलित करते हैं और साथ ही बहुत अधिक समय लेने से बचते हाँ, हैं? वो करने में कठिन है क्योंकि मैं शायद हमेशा शीर्षकों को देख रहा हूँ, भले ही मैं सिर्फ यूट्यूब को आराम से देख रहा हूँ और मेरे फ़ोन पर नोशन ऐप है। मेरे पास शीर्षकों की एक अत्यधिक लंबी सूची है। हो सकता है वहाँ 300-400 टाइटल्स होंगे, और जब भी मैं एक अच्छा टाइटल देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ, ओह! ये मेरे लिए अच्छा हो सकता है। उसी समय मैं खुद को रोकता हूँ और इसे नोशन टेम्पलेट में लिखता हूँ या जो भी तुम इसे कहते हो। मेरा मतलब है, अगर मुझे इसे बैठकर एक समय सीमा में करना हो, तो मैं इसे 30 से 45 मिनट से ज़्यादा नहीं करूँगा। आखिरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता था वो ये है कि आपने फिर से मेरे 4 अंकों की चुनौती के लिए साइन अप किया है। मैं आपको यहाँ कुछ कहने के लिए पैसे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं सच में जानना चाहूंगा आपको इसके बारे में क्या ईमानदार राय और विचार हैं। हाँ, यार, वहाँ जो कुछ हैक्स तुम्हारे पास हैं, मैंने उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मुझे ये पसंद आया कि तुमने इसे इतना अच्छा बनाया है। हर दिन आपको क्या करना चाहिए, इसका चरण दर चरण विवरण, ये वास्तव में उन लोगों के लिए सहायक है जिन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। मुझे शुरू करने से पहले थोड़ी जानकारी थी। मेरा मतलब है, मैं किसी भी तरह का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन यार, आपके कोर्स में कुछ हैक्स और टिप्स हैं, जिनमें से एक के बारे में हमने पहले बात की थी, लेकिन बस वह दिन बनाने वाला काम करना ही इस खरीद को सार्थक बना देता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने चैनल पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, इससे पहले कि मैंने शुरुआत भी की हो। कोर्स खरीदा और उसे शुरू करते ही मैंने इसे जल्द ही पूरा कर लिया। मैं कहूँगा तो कि ये एक अच्छा कोर्स है। अगर तुम सोच विचार में हो और इसे आजमाना चाहते हो, तो आगे बढ़ो, क्योंकि तुम निश्चित समय में सही तरीका अवधि, जान आपके जाओगे। सफल होने की संभावना। इसके साथ चीजें बहुत बेहतर हैं, बजाय इसके कि तुम सब कुछ यूट्यूब से जोड़कर खुद करने की कोशिश करो। ईमानदारी से कहूं तो तुम शायद दोनों ही करना चाहोगे, क्योंकि मेरा मतलब है, मैं तुम्हें फॉलो करता हूं और एक पूरी भीड़ को भी। दूसरे लोग भी थे, लेकिन मैंने आपका कोर्स खरीदा। जिन बातों के बारे में आपने बात की, उनसे मैं थोड़ा अधिक जुड़ा महसूस किया और मैंने सोचा, चलो इसे आजमाते हैं। और जब मैंने पहली बार इसे प्राप्त किया, तो मुझे लगा, अरे क्या ये सिर्फ गेमर्स के लिए है? लेकिन कुछ समय बाद मैंने इसे देखना शुरू किया और सोचा, अरे ये तो किसी भी नीचे के लिए काम करता है। और वहीं से मैंने टेक्स्टिक्स और ट्रिक्स को मिलाना शुरू किया और ये काम कर गया। जैसा मैंने बताया, मैंने इसे करना शुरू किया और लगभग 3.5 सप्ताह में 1000 सब्सक्राइबर्स प्राप्त कर लिए, शायद उससे भी कम। और इसके लिए मैं आभारी हूं, क्योंकि अब मैं इस चैनल को सफल होते देख रहा हूं। मैं वास्तव में इसे बढ़ाना चाहता हूं। धन्यवाद। मैंने आपकी यात्रा में थोड़ा सा हिस्सा बनकर वास्तव में खुशी और सम्मान महसूस अच्छा किया। यार, कुछ भी क्या जो आप आप चाहें। सभागार में हैं इससे पहले कि हम समाप्त मेरी करें? पसंदीदा कहावतों में से एक है और मैं खुद इसे अपनाने की कोशिश करता हूं, पछतावे के डर को असफलता के डर से अधिक मानो। इस तरह 10 या 15 साल के बाद आप महसूस नहीं करना चाहेंगे कि ओह, मैंने यूट्यूब का मौका खो दिया, या जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं उसका मौका खो दिया। इसे एक अच्छा ईमानदार प्रयास करें, सिर्फ एक ही चीज ना करें। वीडियो और हार मान लो, 10 15 20 वीडियो डालो। अगर आपको वास्तव में महसूस हो रहा है, तो 50 से 100 वीडियो डालो, इससे पहले कि आप इसे छोड़ने का निर्णय लें। और अगर आप ऐसा करते हैं, तो यह निश्चित रूप से आपके जीवन को बदल देगा, गारंटी। आपको बस बाहर निकलकर इसे वास्तव में करना होगा। तो शुरू हो जाएं, यही शायद वह बात होगी जो मैं सबको कहना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा यार, सब कुछ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद।